स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल में कल हमने त्रिज्या का फार्मूला प्रूव किया था, R इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर, जहाँ एन जो है वो कक्षा है, एच प्लांक नियतांक है जिसका मान फिक्स है, 4 फिक्स है, पाई फिक्स है, एम फिक्स है, के नियतांक है, 9 × 10⁻9 वैल्यू होती है इसकी, वैसे इसको हटा दे तो बेटर रहेगा। और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये भी नियतांक है। तो इन सारे नियतांक की वैल्यू पुट करने के बाद अपना आंसर बनता है 0.529 इंटू ऊपर बची जो वैल्यू वो बची एन स्केयर अपॉन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, जहाँ एन क्या है, जहाँ एन इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, कि कौन सा शेल जो उसमें चल रहा है, कोश, कि कौन सा कोश उसमें चल रहा है वो आ जाएगा एन। और जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। यहाँ आप ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं, एन की वैल्यू ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये अब ध्यान रखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या की अवधारणा बोहर ने दी थी। आप लोग बार बार बोहर मॉडल में एन 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 यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बोहर द्वारा दिया गया है। बोहर या बोहर जो भी लिखा होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बोहर ने दिया है। और मुख्य क्वांटम संख्या की अगली क्वांटम संख्या कौन सी होती है, द्विगंशी, द्विगंशी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बोहर मॉडल के अगला मॉडल कौन सा आता है, बोहर मॉडल को एक्सप्लेन किसने किया था, सोमरफील्ड ने, सोमरफील्ड ने। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो सोमरफील्ड का कॉन्सेप्ट है। द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है सोमरफील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो वो बातें खैर हमारी वहाँ आएंगी। अभी हमारे पास आर का जो फार्मूला आया है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्केयर अपॉन जेड एन स्ट्रॉन्ग, जहाँ एन मुख्य क्वांटम संख्या यानी कोश और जेड जो है परमाणु क्रमांक। अब सबसे पहले हम लोग बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम यानी फर्स्ट, द्वितीय सेकंड व तृतीय यानी थर्ड शेल कक्षा की त्रिज्या, रेडियस कैलकुलेट करनी है हमने। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल कक्षा की त्रिज्या की गणना। तो बिल्कुल सिंपल है, हाइड्रोजन परमाणु या तो हाइड्रोजन परमाणु देगा, ठीक है, या आपको हाइड्रोजन परमाणु नहीं देगा तो He+ आयन देगा, या He+ नहीं देगा तो क्या देगा, Li+2 आयन देगा। क्यों, ये जो बोहर मॉडल है ये एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा ये सिर्फ उसी पर लागू होता है। जैसे H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो H पर लागू है। He के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, He के पास 2, इसलिए इसके ऊपर प्लस लगा दिया जाता है। 2 में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। Li के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Li के पास 3, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ बेरिलियम दे सकता है, बेरिलियम, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। वो यहाँ इसी हिसाब से दिया होगा। अभी जैसे यहाँ H दिया है, H परमाणु, H परमाणु की प्रथम, द्वितीय, तृतीय कक्षा की त्रिज्या की गणना कीजिए। कैलकुलेट द
रेडियाई ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन दे दिया अपने को। तो सबसे पहले तो आपने हाइड्रोजन परमाणु देखा, तो आपको Z की वैल्यू लिख लेनी है। Z कितना होगा यहाँ? Z एक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब यहाँ कह रहा है प्रथम कक्षा यानी फर्स्ट शेल के लिए n = 1 पुट कर देंगे। जब कह रहा है सेकंड शेल, तो सेकंड शेल के लिए n = 2 हो जाएगा। थर्ड शेल कह रहा है तो n = 3 हो जाएगा। हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अपने को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक जो है Z = 1 हो गया। प्रथम कक्षा कही है तो n = 1 हो गया, द्वितीय कक्षा कही है तो n = 2 हो गया, और तृतीय कक्षा कही है तो n = 3 हो गया। अब वैल्यू पुट करते जाओ 1 बाई 1। सबसे पहले हम लोग प्रथम कक्षा की त्रिज्या यानी R1 या R फर्स्ट, प्रथम कक्षा की त्रिज्या, क्या फार्मूला लगाएंगे? 0.529 इंटू n²। n की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर बटे Z परमाणु क्रमांक का एटॉमिक नंबर है, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में भी 1, तो 1/1, यानी डायरेक्ट आंसर आ गया 0.529 N²। तो ये हमारे पास प्रथम कक्षा की त्रिज्या आ गई। अगर हम लोग द्वितीय कक्षा के लिए निकालना चाहते हैं, द्वितीय कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू सेकंड शेल 2। जब द्वितीय कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करते हैं हम लोग, तो n की वैल्यू 2 पुट हो जाएगी। और क्योंकि परमाणु हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग R सेकेंड यानी द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे, क्या आएगी? 0.529 इंटू n² मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन Z की वैल्यू कितनी है? 1, तो क्या बनेगा? R सेकेंड = 0.529 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? 36 1 2.116 N²। क्लियर? ऐसे ही तृतीय कक्षा के लिए क्या करेंगे? तृतीय कक्षा के लिए n = 3 आ जाएगा। तृतीय कक्षा की त्रिज्या, थर्ड शेल की अगर रेडियस हम लोग निकालना चाहते हैं, तृतीय कक्षा की त्रिज्या, तो n = 3 आ जाएगा। और Z परमाणु क्रमांक होता है, और हाइड्रोजन परमाणु दिया था Z = 1 ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। Z परमाणु क्रमांक है, तो जो एटम दिया उसके अकॉर्डिंग R थर्ड = 0.529 इंटू n² यानी 3 का स्क्वायर अपॉन Z यानी 1, तो क्या बनेगा? 0.529 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 9 × 81 और 4.761, जो भी आप सोल्व कर रहे हैं ना, लगभग आइडिया हो जाता है। क्योंकि ये आ जाएगा 0.9 का आधा करेंगे तो 4.5 के आसपास वाला आंसर आएगा सीधा ही। सेकंड वाले 1.05 आ रहा है? नहीं आएगा। कैसे आ रहा है बताओ? 4 से गुणा करोगे तो 5 चौके 20, सीधा ही बन गया। 4 का आधा 2 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ तो डायरेक्ट आएगा, नहीं क्या? 2 से कम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये रफ आइडिया पहले ले लिया करो। मैं कभी गुणा मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, कभी गुणा नहीं करता हूँ मैं, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बाकी आपने पीछे देखा है जिन्होंने क्लासेज लगाई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली या केमिकल काइनेटिक्स वाली, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि ये 0.5 है, 4 का 0.5 यानी कि 4 का हाफ 2 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे चले हम लोग, तो वो फर्स्ट टाइप ये होगा हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या देता है? एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था देता है। ठीक है, उत्तेजित अवस्था देगा। जैसे वो कह देगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। ऐसे बोल देगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ऐसे ही बोल देगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी तृतीय उत्तेजित अवस्था।
तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी उत्तेजित अवस्था वो बता रहा है ना, जैसे वो कह रहा है तृतीय उत्तेजित अवस्था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में जा चुका है। तृतीय उत्तेजित अवस्था कह रहा है तो मतलब चौथी कक्षा में। द्वितीय उत्तेजित अवस्था कह रहा है तो मतलब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। जब वो कह रहा है द्वितीय उत्तेजित अवस्था है तो मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में। जब वो कह रहा है तृतीय उत्तेजित अवस्था है तो मतलब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है, फोर्थ शेल में है। और जब कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में है। क्योंकि बोहर मॉडल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है ना, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू होता है। ये बोहर मॉडल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर लागू होता है। पहला इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में भरा जाएगा बताओ? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में भरते हो? पहली में, है ना, पहली में भरा जाएगा, फर्स्ट में। तो बोहर मॉडल में जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन तंत्र पर ये लागू होता है। तो अब देखो, जैसे ये मान लो कक्षाएं हैं ना, ये बोहर कक्षाएं हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो वो कॉमन सी बात है, पहली कक्षा में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन। जब ये उत्तेजित होगा तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहली बार उत्तेजित हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया, तो ये यहाँ से निकलकर फर्स्ट सेल से निकलकर कहाँ चला गया? सेकंड शेल में चला गया। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी इसकी। अब जब फिर उत्तेजित होगा तो दूसरी से निकलकर कहाँ पहुँच जाएगा? तीसरी में। तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में तीसरी शेल में आ जाएगा, तीसरी शेल में। जब ये फिर एक्साइट होगा तो कहाँ चला जाएगा? तीसरी से निकलकर चौथी में चला जाएगा, तीसरी से निकलकर चौथी में। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये चौथी में पहुँच जाएगा। आगे बात समझ। सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट शेल में होता है। जैसे जैसे एक्साइट होता है ये नेक्स्ट शेल में जाता जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सेकंड शेल में आ गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में थर्ड शेल में पहुंच गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में फोर्थ शेल में आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे यूं दे देगा, Li +2 की द्वितीय उत्तेजित अवस्था यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोहर त्रिज्या की गणना कीजिए। बोहर रेडियाई कैलकुलेट करनी है हमारे को सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। बोहर त्रिज्या की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। Li +2 की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बोहर त्रिज्या की गणना कीजिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बोहर रेडियाई कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप गौर से देखना, जल्दी मत करना। द्वितीय कक्षा कहता है तो n बराबर 2 होगा, है ना। अगर वो कह रहा है द्वितीय उत्तेजित अवस्था तो n बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट वो दे रहा है आपको, तो n की वैल्यू आप लोग 3 पुट करेंगे, है ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n = 3 आ जाएगा। z = कितना रखेंगे? z = 3, क्योंकि आप लिथियम पर चल रहे हैं ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। z = 3। अब आप लोग r की वैल्यू निकालेंगे। r = 0.529 इंटू n² यानी 3 का स्क्वायर बटे z यानी 3। तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बना? 0.529 इंटू 3 कितना बनेगा? 1.587, बिल्कुल 1.587। तो ये 3 का आधा सोच लो सीधा ही, 0.5 है, 3 का आधा 1.5 होता है। तो 1.5 के नियर अबाउट वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब ऐसे ही जो क्वेश्चन आया हुआ है त्रिज्या अनुपात का, क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है त्रिज्या के अनुपात का, तो उसका कोई फार्मूला नहीं आपने लर्न करना है। हालांकि हमारी बुक फार्मूला बताती है, आपको फार्मूला नहीं लर्न करना है। हमारी बुक क्या कहती है मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ, पर आप लोग फार्मूले पे नहीं जाएंगे। हाँ, फार्मूला पूछे तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। जैसे परमाणु क्रमांक सेम है, एक ही परमाणु की दो भिन्न कक्षाओं
की त्रिज्या का अनुपात, ये हमारी बुक्स में ऐसे हेडिंग लगी होती है कि एक ही परमाणु है, एक ही एटम है, उसकी दो डिफरेंट शेल हैं, उनकी रेडियस का जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, लेट फर्स्ट शेल इक्वल टू n1 एंड सेकेंड शेल इक्वल टू n2। जो भी शेल उसने दी हमने क्या मान लिया, उसको n1 और n2 मान लिया। जो भी शेल उसने दी है हमने ये मान लिया कि एक कक्षा ऐसी है, प्रथम कक्षा n1 है ये मान लिया हमने, और दूसरी जो कक्षा है वो कौन सी है, n2। अगली कक्षा जो उसने दी है वो दे दी n2। ठीक है, परमाणु एक ही है तो z क्या हो जाएगा, z सेम हो जाएगा। अब आपको रेडियस का अनुपात निकालना है तो R1 इक्वल टू 0.529 इंटू n1 स्केयर अपॉन जेड, n1 स्केयर अपॉन जेड, और R2 इक्वल टू 0.529 इंटू n2 स्केयर अपॉन जेड। अब वापिस बताओ एक बार, ये Z1 Z2 क्यों नहीं लिखा बताओ, एटम सेम है ना, एटम सेम है। जब एटम सेम है तो कॉमन सी बात है एटॉमिक नंबर वही रहेगा, तो एटॉमिक नंबर को हमने Z से लिखा है, तो यहाँ Z1 Z2 लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ओनली Z चल जाएगा। ठीक है, तो अब R1 बटे R2 निकाल लो, आप डिवाइड करो तो क्या होगा, 0.529 से 0.529 कट जाएगा, Z से Z कट जाएगा, तो क्या फार्मूला बनेगा बताओ, R1 अपॉन R2 इक्वल टू n1 स्केयर अपॉन n2 स्केयर। अगर ये फार्मूला पूछ लेता है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर फार्मूले आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल देता है तो आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से वैल्यू पुट करें फिर रेशो निकाल लें। और बाकी हमारी बुक सीधा कहती है एक ही परमाणु की दो अलग अलग कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात अगर आपने निकालना है तो आप ये सूत्र लगा दें। वो सूत्र कैसे बने, वो ये है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू n1 स्केयर अपॉन n2 स्केयर। ठीक है, अब क्या कहता है, अब कहता है सेकंड केस कहता है परमाणु अलग अलग है, इस बार भिन्न भिन्न परमाणुओं की समान कक्षा की त्रिज्या का अनुपात। परमाणु अलग अलग हैं पर उनकी कक्षा क्या है, इस बार शेल क्या है उनकी, एटम तो डिफरेंट है बट शेल क्या है, सेम है ना। जैसे मान लो उसने कह दिया लिथियम की तीसरी कक्षा Li+2 की तीसरी कक्षा और He+ की तीसरी कक्षा की त्रिज्या का अनुपात, तो कक्षा तो सेम हो गई ना दोनों की, कौन सी तीसरी तीसरी है ना, कक्षा सेम हो गई लेकिन एटम अलग अलग हो गई। समझ गए, एटम अलग अलग हो गए तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा फिर अलग अलग होगा। तो एक एटम का Z1 मान लिया, एक एटम का Z2 मान लिया, एक का Z1 मान लिया, एक का Z2 मान लिया, तो फार्मूला क्या बनेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 बनेगा। सही है, नहीं तो आप लोग पूरा आराम से प्रूव कर लें। R1 क्या होगा बताओ, R1 इक्वल टू 0.529 इंटू n स्केयर अपॉन Z1, n स्केयर अपॉन Z1। इस बार इसको n1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शेल सेम है ना, कक्षा सेम है, इसलिए इसको n1 लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू क्या बनेगा, 0.529 इंटू n स्केयर अपॉन Z2। सही है, इसकी कक्षा सेम है तो n से लिख दिया, 0.529 कट गया, n स्केयर से n स्केयर कट गया, Z2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, R1 बट्टे R2 बराबर Z2 अपॉन Z1। क्लियर। अब अगला केस क्या बन सकता है बताओ। अब एक केस तो ऐसा बना, ये सोचो आप खुद, एक केस तो बना जिसमें परमाणु सेम कक्षा अलग, एटम सेम शेल अलग है। सेकंड केस ऐसा बना जिसमें शेल सेम है एटम अलग है। थर्ड केस क्या बनेगा बताओ, दोनों ही अलग।
दोनों ही अलग, दोनों सेम हो गई, कक्षा सेम होगी तो फिर तो कहानी नहीं बनती है ना, फिर तो वही आए कि आना उत्तर। सही है, दोनों ही अलग अलग, कक्षा भी अलग, परमाणु भी अलग। पहला केस हमने किया जिसमें परमाणु सेम, एटम सेम है, शेल क्या है, डिफरेंट है। सेकंड केस हमने किया जिसमें एटम डिफरेंट है और शेल क्या है, सेम है। थर्ड केस क्या रहेगा, थर्ड केस एटम एंड शेल बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग होंगे, एटम भी और शेल भी। ठीक है, तो उस केस में क्या फार्मूला बनेगा बताओ। त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, R1/R2 इक्वल टू N1 स्केयर Z2 अपॉन N2 स्केयर Z1, ये फार्मूला बनेगा। सही है, नहीं तो आप लोग आराम से लिखे, मैं आपको ये कह रहा हूँ जल्दबाजी मत करना। इस बार परमाणु अलग है और कक्षा भी क्या है, अलग है। परमाणु भी अलग है, कक्षा भी अलग है। तो एक परमाणु का परमाणु क्रमांक मान लिया Z1, दूसरे का Z2। एक की कक्षा मान ली कौन सी, N1, दूसरे की N2। क्या फार्मूला लगाओगे बताओ, R1 बराबर 0.529 इंटू N1 स्केयर अपॉन Z1 और R2 बराबर 0.529 इंटू N2 स्केयर अपॉन Z2। डिवाइड करना है, अनुपात निकालना है, 0.529 0.529 कट जाएगा, Z2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या बन जाएगा, R1/R2 बराबर N1 स्केयर Z2 डिवाइडेड बाय N2 स्केयर Z1। यही हमने पहले लिखा था, समझ आ गया है। ये फार्मूला जो है ना हमारी बुक में दिए होते हैं, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना तरीका है, फार्मूला पूछ लेता है प्रॉपर ऑप्शन देकर, तब हमें ये चीज़ चाहिए। अगर फार्मूला नहीं दे रहा, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ देखो, Li+2 की द्वितीय व तृतीय उत्तेजित अवस्था में बोहर त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। Li+2 की द्वितीय और तृतीय उत्तेजित अवस्था, अब एटम जो है, आयन जो है वो एक ही दिया गया आपको, Li+2 है ना, और कक्षा कौन सी हो गई बताओ, कक्षा कौन सी होगी, N इक्वल टू तीसरी और N इक्वल टू चौथी। क्योंकि ये ध्यान रखना कि एक्साइटेड स्टेट दी है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कक्षा कौन सी हो जाएगी, थर्ड, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कक्षा कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। सही है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में शेल थर्ड हो जाएगी और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में शेल फोर्थ हो जाएगी। तो N इक्वल टू, एक तो N इक्वल टू 3 आ गया और एक N इक्वल टू 4 आ गया। 3 को हमने N1 मान लिया, 4 को हमने N2 मान लिया। अब अपने फार्मूला लगाया, R1 इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्केयर बटे 3 लिथियम का परमाणु क्रमांक, क्योंकि अपना फार्मूला क्या है, अपना फार्मूला है क्या, R इक्वल टू 0.529 इंटू N स्केयर बटे Z। तो N 3 है तो मान 3 रख दिया, Z परमाणु क्रमांक है, इसका मान भी 3 रख दिया। सोल्व मत करना, अगर अनुपात निकालने के लिए आ जाए ना तो कभी सोल्व मत करना, ऐसे ही पड़ा रहने देना। अब R2 लिखो, R2 बराबर 0.529, N की वैल्यू कितनी है इस बार, N की वैल्यू 4, तो 4 का स्केयर बट्टे परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक
3। अब भाग दे लो इसका, R1/R2 निकाल लो। क्या होगा, 0.5 दोनों कट जाएगा, बटे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी R1/R2 बराबर 9/16। ये उत्तर आ गया समझ। तो आप अपने स्टेप मत छोड़िएगा। ये नहीं हो कि आप शॉर्ट के चक्कर में आ जाए, जैसे बुक में लिखा होता है फटाफट R1/R2 इक्वल टू N1² हालांकि सही है ना, लेकिन जल्दबाजी में ये नहीं हो कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। क्योंकि जब आप लोग कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के जाता है और गलत क्वेश्चन आपके पॉइंट 6-7 ले के जाता है। तो ये जो माइनस का पॉइंट 6-7 होता है ना, ये बहुतों से पीछे कर देता है हमें। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं हो कि जल्दबाजी में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएं और कुछ उल्टा लिख जाए, N2 ऊपर लिख जाए, N1 नीचे लिख जाए। ऐसा नहीं करें। आप लोग इसको सोल्व करें और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई इतना हार्ड एंड न्यूमेरिकल नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तुरंत वैल्यू पुट करनी है, आंसर आना है हमारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो अगले क्वेश्चन में क्या कहेगा हमारे को, He+ तथा Li+2 की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में त्रिज्या अनुपात होगा। अब आप देखो इसने क्या कहा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, He+ की भी द्वितीय उत्तेजित अवस्था और Li+2 की भी द्वितीय उत्तेजित अवस्था, दोनों की सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखनी है अपने को। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में शेल कौन सी हो जाएगी बताओ, शेल तीसरी हो जाएगी। तो कक्षा सेम हो गई, इस बार कक्षा दोनों की सेम हो गई, लेकिन परमाणु दोनों ही अलग अलग हो गए। समझ आ गई बात। एक हीलियम है एक लिथियम है। ये सेकंड कंडीशन चल पड़ी अपनी। पहले अपने क्या कंडीशन रखी थी बताओ, पहली कंडीशन क्या थी हमारी, परमाणु सेम कक्षा अलग। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, उसमें परमाणु लिथियम लेकिन कक्षाएं अलग अलग। आयन जो था वो लिथियम था, लेकिन कक्षाएं एक की तीसरी थी और एक की चौथी थी, है ना। उत्तेजित अवस्था दूसरी यानी कक्षा तीसरी हो गई, उत्तेजित अवस्था तीसरी यानी कक्षा चौथी हो गई। इस बार हमने क्या किया, इस केस में क्या किया, कक्षा सेम रखी है, कक्षा सेम रखी है, पर हाँ जेड अलग रख दिया ना, एन सेम रख दिया और जेड अलग रख दिया। तो वैसे तो डायरेक्ट उत्तर पता लग जाना चाहिए, Z2/Z1 आएगा। अगर आपकी यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिस में आपने लिया है इसको तो आपको तुरंत पता लग जाएगा Z2/Z1 आने वाला है, यानी 3:2 आने वाला है उत्तर आपका। लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी नहीं करें, आराम से वैल्यू पुट करके आंसर निकालें अपना। R1 बराबर 0.529 इंटू N², N 3 है तो 3 का स्क्वायर बटे Z। पहली बार हीलियम रख रहे हैं तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी, बट दूसरा R2 बराबर 0.529, कक्षा इसकी भी तीसरी है, 3 का स्क्वायर, और क्योंकि लिथियम दिया है तो लिथियम के लिए परमाणु क्रमांक 3 होता है। यहाँ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, R1/R2 निकाल लें। 0.529 कट गया, 3² कट गया, बटे वाला 3 ऊपर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, R1/R2 बराबर 3/2, यानी R1/R2 इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। समझ आ गया है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में क्या कहेगा, अगले क्वेश्चन में हाँ दिया 2:3 भी आ जाता है, बिल्कुल ना, उत्तर गलत हो जाता है इसका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ भाई जल्दबाजी नहीं करनी, आप इसको सोल्व भी करना पूरा ना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये होता क्या है, अपने फार्मूला एक बार तो लर्न कर लेते हैं और हमें समझ आया हुआ है बिल्कुल Z2/Z1 है, लेकिन पेपर में जब हम बैठते हैं ना तो वो Z1/Z2 लिखा जाता है कई बार,
और एग्ज़ाम की ये विशेषता होती है कि एक बार जो गलत लिख दिया ना आपने शॉर्ट में, आप उस पर कितना मर्जी जोर लगा लेना, वो वापिस सही नहीं होगा। क्योंकि हमने तो केस देखा हुआ है, अगर एक बार आपने 16 इंटू 5 बराबर 96 लिख दिया तो आप इसको 10 बार चेक कर लेना, आप बार बार ही कहेंगे कि 16 5 96, 16 5 80 कभी नहीं होगा। ये एग्ज़ाम की विशेषता होती है। एक बार जो मिस्टेक होगी ना, वो बार बार सुई अपनी वहीं अटकी रहती है, वो बाहर निकलते ही गेट से ध्यान आ जाता है, यार यहाँ गलती कर रहा था मैं। गेट से बाहर निकलोगे और उत्तर याद आ जाता है, लेकिन जब तक उस क्लासरूम के अंदर होते हैं ना हम, तब तक हमारा दिमाग एक जगह बंद जाता है वहाँ। क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, चाहे हम 10th लें चाहे 12th लें, एक बार जो गलती कर दी वो मैंने कभी सुधरी हुई नहीं देखी। मेरे से खुद से होती थी तो होती थी, वो कभी सुधार नहीं आया उसमें, अंदर नहीं कभी समझ आई, वो बाहर निकलते ही सोल्व हो जाती हैं। ये सभी के साथ होता है, ह्यूमन नेचर है ये। इसलिए जल्दबाजी में कोई स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जो मिस्टेक में आ जाए ना। तो Z1/Z2 हो जाता है बहुत बार, तो Z2/Z1 करेक्ट आंसर है R1/R2 का। अगर कक्षा सेम है तो Z2/Z1 फार्मूला रहेगा। बाकी आप सोल्व करके देखें, आपको पूरा फार्मूला मैंने बताया। अगला केस क्या रहेगा बताओ? अगला केस N और Z दोनों ही अलग होंगे। जैसे वो कह देगा He+ की, थोड़ा सा आसान कर देते हैं अपने इसको, He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था, He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तथा Li+2 की द्वितीय उत्तेजित अवस्था यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बोहर त्रिज्या का अनुपात, बोहर त्रिज्या का अनुपात He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था और Li+2 की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बोहर त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो क्या फार्मूला रहेगा अपने पास? वैसे तो सीधा सोचे तो R1/R2 = N1² Z2/N2² इससे बन जाएगा डायरेक्ट, है ना? इससे डायरेक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शेल कौन सी हो जाएगी? दूसरी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। Z2 मतलब दूसरे परमाणु का परमाणु क्रमांक देखना है, तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, बटे N2 मतलब अगले परमाणु की कक्षा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कक्षा कौन सी हो जाएगी? तीसरी, है ना? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और Z1 मतलब पहले परमाणु के लिए कितना हो गया? 2, हीलियम का 2, तो क्या बनेगा? 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2:3, ये आंसर आ जाएगा। 2:3, R1/R2 बराबर 2:3। पर अपने को ऐसे नहीं करना है, अपने अपने स्टेप से ही चलें। He+ की कौन सी कही थी उसने? He+ की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और Li+2 की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में N की वैल्यू 2 हो गई और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में N की वैल्यू 3 हो गई। अब इसका हम लोग R निकाल ले पहले। क्या बनेगा? R1 बराबर 0.529 इंटू N², मतलब 2 का स्क्वायर 4/Z, तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2। R2 0.529 इंटू N², तो 3 का स्क्वायर 9, और लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी? 3। अब इसको डिवाइड कर ले आप, 0.529 से 0.529 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा?
4/3/2/9। तो अब आप इसको काट लें, आंसर वही रहना है, बाकी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 2:3। R1:R2 बराबर 2:3। क्लियर? हाँ हाँ, काट लो काट लो, वही आ गया, वो आ जाएगा। देखो 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, 2/3 आ गया। उत्तर तो वही आना है। यहाँ तो कट रहा है पर कोई ज़रूरी नहीं है कटे। जैसे यहाँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या देता, कक्षा कौन सी हो जाती? तीसरी हो जाती है ना, फिर नहीं कटता, फिर नहीं कटते ना, फिर 9/2 हो जाता, फिर 9/2 हो जाता ये। और यहाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या देता, तो कक्षा चौथी हो जाती, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता। अब नहीं कटता, सही है, अब पूरा करना पड़ता। हाँ चलो कोई बात नहीं, बाकी जैसा भी आपका बनता है आपको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आप उसी अकॉर्डिंग अपना चलें, जैसा आपको समझ आता है ना, अपने अकॉर्डिंग आप लेकर चलें, आंसर निकलेंगे आपके। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन त्रिज्याओं का अनुपात दे के कक्षा पूछ सकता है। आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे दे और कक्षा पूछ लेगा कौन सी कक्षा है। जैसे वो कह देगा Li+2 की 2 कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात Li+2 की 2 कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 9:1 पाया गया। 2 शेल की रेडियाई का जो रेशियो है वो 9:1। तो वे कक्षाएं हैं, कौन कौन सी शेल है बताओ? Li+2 की 2 कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 9:1 है, तो वे कक्षाएं हैं कौन कौन सी? तीसरी और पहली, थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट। आप अपने स्टेप में चलें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला बताओ? 2 कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात उसने दिया आपको, R1/R2 लिख लें आप, क्योंकि अनुपात दिया उसने। R1/R2 फार्मूला लगा लें अपना। R1 की वैल्यू लिख ले 0.529 इंटू N1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर। और Li+2 के लिए Z का मान कितना होता है? Z का मान 3 लिख दें, बटे R2 की वैल्यू लिख दो 0.529 इंटू N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर बटे Z लिथियम ही दिया आपको, तो लिथियम के लिए वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्या क्या कट जाएगा देख लो, 0.529 से 0.529 कट गया, 3 से 3 कट गया, और R1/R2 आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? 9/1 आपको दिया हुआ है, बराबर क्या आ गया? N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। सही है, समझ गए? तो N1/N2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि N1 का भी स्क्वायर है, N2 का भी स्क्वायर है, तो N1/N2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा। N1/N2 बराबर 9/1 का रूट आ गया। तो 9 का रूट कितना होता है? 9 का रूट 3 होता है, और 1 का रूट 1 ही होता है ना। तो 3, एक पहली कक्षा उसकी जो है वो तीसरी बताई हुई है, दूसरी कक्षा जो उसकी पहली बताई हुई है ना। N1 की वैल्यू 3 है और N2 की वैल्यू 1 है। क्लियर? अब इसको यूं भी दे सकता है, सही कथन है, जैसे यूं दे देगा Li+2 की 2 कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 9:1 है, तो सही कथन है। यूं भी दे सकता है आगे, बस क्वेश्चन घुमाने का तरीका होगा। तो सही कथन है, ऑप्शन दे देगा ए, Li+2 द्वितीय व प्रथम उत्तेजित अवस्था में है। बी,
Li+2 प्रथम उत्तेजित अवस्था व आध्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में है। Li+2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में है। आध्य अवस्था लिखा हुआ है या निम्न अवस्था या आध्य अवस्था या सामान्य अवस्था बोलते हैं। सी Li+2 तृतीय व द्वितीय उत्तेजित अवस्था में है। और डी Li+2 द्वितीय उत्तेजित अवस्था व आध्य अवस्था में है। सही है, कौन सा बनेगा? डी, है ना, क्योंकि उसकी कक्षा कौन सी है? तीसरी है। इसका मतलब वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है तभी कक्षा तीसरी हुई। पहली कक्षा में है तो इसका मतलब वो आध्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में है तभी कक्षा पहली हुई। वो उसकी लैंग्वेज रहेगी अगला क्या आपको दे रहा है। समझ आ गया? वो हर क्वेश्चन को कैसे भी आपको मूव करके घुमा कर दे सकता है, आपको कैसे भी उसको मोड़ कर आपको दे सकता है। आपको ये देखना है कि अगला क्या कहना चाहता है आपसे। 2 कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात दे दिया, है ना, उसने कह दिया 2 कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात इतना है, रेडियस का जो रेशियो है इतना है, तो सही कथन है तो आप कक्षाएं पहचान लें उसकी, उससे आपको सही कथन छंट जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है रेडियस के क्वेश्चन निकल सकते हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं वो आपके सामने हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास, एक बार रिपीट कर लें। एक तो डायरेक्ट कक्षा दी होगी और हमें सीधी कक्षा बता देगा, जैसे प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, ठीक है। डायरेक्ट शेल बता देगा और रेडियस कैलकुलेट करवाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है। उत्तेजित अवस्था बता देगा, और रेडियस कैलकुलेट करवाएगा। जैसे वो कह देगा प्रथम उत्तेजित अवस्था, है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो अपने को n की वैल्यू कितनी मिलेगी? n की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कह देगा तो 3, है ना, तो वो आपने हिसाब लगा लेना है। फिर आपको परमाणु सेम देगा, परमाणु सेम, बस जो भी एक्साइटेड स्टेट देगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट वाला ऐड होता जाएगा उसमें। ग्राउंड स्टेट में तो वो पहली कक्षा में पढ़ा होता है, तो जब एक्साइटेड स्टेट देगा तो पहली कक्षा जुड़ के ही चलेगी उसमें, है ना। हमेशा एक कक्षा में तो वो सामान्य में ही था, तो उत्तेजित अवस्था में दे रहा है वो एक कक्षा तो ऑलरेडी थी। अगर वो शून्य कक्षा में पढ़ा होता फिर वो जो एक्साइटेड स्टेट देता वैसी होती, लेकिन कक्षा होती ही नहीं शून्य, पहली कक्षा होती है, तो एक एक जुड़ता जाएगा हर बार। आगे बात समझ। फिर अगला केस क्या दे सकता है? एटम सेम दे सकता है और कक्षा अलग अलग दे के R1/R2 सोल्व करवा सकता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं R1/R2 वाले। समझ आ गई बात? परमाणु सेम देगा, कक्षा अलग देगा, R1/R2 सोल्व करवा सकता है। अगला केस क्या देगा? एटम अलग देगा और कक्षा क्या कर देगा? कक्षा सेम, R1/R2 सोल्व करवा सकता है। फिर अगला केस परमाणु भी अलग देगा, कक्षा भी अलग देगा, R1/R2 सोल्व करवा सकता है। अगला केस R1/R2 देगा और कक्षा पूछ सकता है, कक्षा क्वेश्चन मार्क रहेगा आपके पास, या शेल पूछ सकता है। समझ आ गई बात? तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आपको पता है ना क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आंसर कभी आपसे दूर नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर आंसर हमारे हाथ में है। हमारी समस्या क्या है कि हम लोग फार्मूला कर लिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन नहीं सोचा कि किस तरह का क्वेश्चन वो दे सकता है। फिर हमारे सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम उसमें उलझते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें से, रेडियस में से। समझ आ गया काम? अब जब आपके सामने सारे क्वेश्चन पड़े हैं ना, तो आंसर आपकी पहुंच से दूर नहीं है, वो आंसर आपके हाथ में है।
आपको इन 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर चलनी है। आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता रेडियस का, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन बन नहीं सकता। क्लियर है टॉपिक? अब कल हम बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा एनर्जी को लेकर चलेंगे, और टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले क्या हैं, कैसे सोचने हैं, वो हम लोग पूरा जो है डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो एनर्जी वाला टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन जो है घूम सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर क्वेश्चन जो है वहाँ घुमा सकता है आपको, और क्या घुमा सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन मेरे हिसाब से उतना ही रहेगा, बाकी तो देखो सामने वाले का माइंड कैसा काम करता है उस पर डिपेंड करता है। हम लोग सामने वाले के क्वेश्चन कभी पकड़ नहीं सकते, उसके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन पड़े होते हैं, है ना। और जैसे हमारे दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन रहते हैं, वैसे सामने वाले के दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन रहते हैं। और कॉमन सी बात है, दोनों के दिमाग सेम काम कभी नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग उसके क्वेश्चन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन जो होते हैं हमारे आमने सामने किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं घूम घूम कर, क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। तो इसमें एनर्जी में एक बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन निकलता है, वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले एनर्जी का फार्मूला देखेंगे कल, फिर आगे चलेंगे हम लोग। आप कक्षा के जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। समझ आ गया काम? ओके।